अच्छा, कितने लोग जानते हैं आज क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, बहुत अच्छी बात। पेड़ों में पानी दे दिया, जिम्मेदारी खत्म हो गई, एक पेड़ लगा देंगे। पेड़ लगाने के अलावा और क्या है पर्यावरण? क्या सिर्फ पेड़ लगाना ही पर्यावरण है? पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण का तो मतलब होता है परि और आवरण। आवरण का मतलब होता है घेरा होना। आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा होना। कहते हैं उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, कवरिंग है, ठीक है, तो घेरा होना। और परि का मतलब होता है चारों ओर। एक जीव अपने चारों ओर जिन चीजों से घिरा हुआ है वो सभी उसका पर्यावरण है। बात समझ में आ गई? सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, पानी भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है, ये सब हमारे क्या है? पर्यावरण का ही घटक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट लगाना या प्लांट से ही रिलेटेड कोई बात जो है वो पर्यावरण है, ठीक है। तो पर्यावरण का मतलब परि, और परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा होना। अब हमारे चारों ओर क्या चीज है? हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, एक बात और ध्यान रखना कि वो सारे घटक जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ स्टाइल पर, हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या है? पर्यावरण है। बात समझ में आ गई? मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, छोटे छोटे जीव जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। वो भी हमारे किसके घटक हैं? पर्यावरण के घटक। यानी पर्यावरण का मतलब हो गया हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जिसका हमारे जीवन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रभाव पड़े, वो सारी चीजें क्या हैं? पर्यावरण। तो सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि आप साफ सफाई भी कर सकते हैं। पानी कहीं पे है तो पानी की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। आप और भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं अपने आसपास आप जो भी करेंगे वो किस में काम कर रहे हैं? पर्यावरण में कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब पर्यावरण में विशेष तौर पर हमारी ऐसी चीजें जो हमारे हेल्थ पर असर डालती हैं उनको हमको सुरक्षित रखना है। हमारी लाइफ स्टाइल को जो प्रभावित करती हैं हमको उनको सुरक्षित रखना है। आजकल एक बड़ी समस्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या चीज हो रहा है? क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंज का असर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय गर्मी लगभग आपकी 48 से लेकर 50 डिग्री तक आ गया है। आगरा शहर में जो तापमान है वो 48 से 49 डिग्री तक आ गया है। इतना पहले, आज से 10 साल पहले जाओगे तो इतना तापमान नहीं होता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ ही तापमान बढ़ रहा है, तापमान और पृथ्वी पर और भी जगह बढ़ रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन के तौर पर देखा जाए, वैश्वीकरण के तरफ से देखा जाए, तो हमारी पृथ्वी पर प्रति 10 वर्ष में जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान जो निरंतर बढ़ रहा है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों समस्या है कि नहीं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, अन्य जीवों का भी जो शरीर है, वो एक निश्चित तापमान पर क्रियाशील रहता है। तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं होंगी, और अगर तापमान बहुत कम हो जाए तो भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं होंगी। इसलिए बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है, उस बॉडी टेम्परेचर पर ही सारी चीज़ें, क्रियाएं जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से होंगी। परिवर्तन अच्छे हैं लेकिन वो हमारे अनुकूल होने चाहिए। परिवर्तन अच्छे हैं, परिवर्तन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि परिवर्तन ही तो विकास का सूत्र है। अगर विकास होगा तो इसका मतलब परिवर्तन होगा। अगर आप में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन अच्छे हैं लेकिन परिवर्तन हमारे अनुकूल होने चाहिए, ठीक है। अगर परिवर्तन हमारे प्रतिकूल हैं तो ऐसे परिवर्तन अच्छे नहीं होते। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर दें, हमारी लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर दें, तो क्या हम चाहते हैं ऐसे परिवर्तन हो? नहीं हो ना। लेकिन ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। इनके कारण क्या है? इनके कारण दो तरीके हो सकते हैं। या तो नेचुरल कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण, यानी कि आप कहें कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण नेचुरल कारण भी हो सकते हैं। नेचुरल कारण कैसे? जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकली, है ना। ऐसी गैसें निकली जिन्होंने क्या किया? हरित गृह प्रभाव कर दिया। हरित गृह प्रभाव के कारण क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई। अब ज्वालामुखी तो नेचुरली फट रहे, है ना। जंगलों में आग लग रही है,
जंगलों में आग लग रही है तो कार्बन के कण और जंगलों से गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? पेड़ पौधे कट रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी कि नहीं? तो ये कारण जो नेचुरली अकर होते हैं वो नेचुरल कॉजेज हो गए किसके? कि ग्लोबल वार्मिंग के या क्लाइमेट चेंज के। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव द्वारा उत्पन्न कारण, यानी मानव कुछ ऐसी क्रियाएं करे जिन क्रियाओं के कारण इस जलवायु परिवर्तन पर असर पड़े, यानी जलवायु परिवर्तन हो, तो वो कारण एंथ्रोपोजेनिक बोले जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज बोले जाते हैं। अब हम क्या ऐसा करते हैं भाई? हम क्यों नहीं करते? हमने गर्मी पेड़ काटा, रोड बना दी। पेड़ काटा और क्या बना दी? रोड बना दी। पेड़ की कटाई करी और उस पर बहुमंजिला इमारतें बना दी। यानी कि हम हरे भरे जंगलों को काट रहे हैं और ईंट के पत्थर के जंगल बना रहे हैं। अपनी जो प्राकृतिक संरचना है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको नुकसान दे रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है। वो अपने डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा खो गया, अपने विकास में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इतना ज़्यादा खो गया कि वो ये भूलता गया कि वो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। और जब प्रकृति है ये इस प्रकृति जो है इस बहुत शक्तिशाली है। प्रकृति की हर चीज में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति है कि मनुष्य अपनी सारी ताकत लगा दे तब भी इस प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए, पानी जीवन देता है, जल ही जीवन है, आप जानते हो। लेकिन जल ही मृत्यु का कारण भी बन जाता है। कभी बाढ़ आ गई, कभी बादल फट गए तो पानी जान ले भी सकता है। और जब बाढ़ आती है और बादल फटते हैं तो मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तब भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। कर पाता कि नहीं? आपदा का रूप धारण कर सकते हैं ये। तो प्रकृति से हमको नहीं टकराना है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम प्रकृति को इसी तरह नुकसान पहुंचाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमारे ऊपर हावी होने लगेगी, हमारे ऊपर ऐसा हलचल कर देती है। जरा सा उसने हिलाया, कमर हिलाई पृथ्वी ने, कि देखिए कितने लोग निपट गए। ठीक है, ऐसा ही तो होता है कि नहीं? तो प्रकृति है इस ये बहुत शक्तिशाली है। पानी जो है, हमने कहा जीवन, पानी झरने से नीचे गिरता है, पत्थर तक को काट देता है। तो इतनी ताकत होती है। बड़े बड़े पत्थरों की कटाई भी जो होती है वो पानी के प्रेशर से काटी जाती है। तो पानी यानी प्राकृतिक चीज जो है उसमें बहुत ताकत होती है। अब इतनी ताकतवान चीज जो है, अगर उसे आप अति कर दोगे ज्यादा लेने की, तो क्या होगा कि किसी भी चीज की अति होती है वो नुकसान देती है। बात समझ में आ गया? तो हमको पर्यावरण दिवस वाले दिन ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारे चारों ओर हैं। ठीक है। अब ये पर्यावरण जो हो सकता है वो आपका नेचुरल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है। अब नेचुरल पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे लगे हैं, ये सब हमारा कैसा है? नेचुरल पर्यावरण है ना। हमारा आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब ऐसी परिस्थितियां जो हमारी लाइफ स्टाइल, लाइफ सस्टेनेबिलिटी को बनाएं, है ना, वो परिस्थितियां हमारा पर्यावरण है। यानी ऐसे संसाधन, ऐसे घटक जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सब हमारा पर्यावरण है। अब हम बीमार हैं तो हम इमरजेंसी में आईसीयू रूम में भर्ती हो गए, वेंटिलेटर पर रख दिए, तो वहाँ जो चीज़ें दी जा रही हैं हमारी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो आर्टिफिशियल हैं। तो वो जो पर्यावरण कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? आपका कृत्रिम पर्यावरण कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कृत्रिम। यानी कि मानव द्वारा जो भी निर्मित पर्यावरण है वो कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा। और नेचुरल पर्यावरण और आर्टिफिशियल समझ में आ गया? ठीक है। अब गमले में आपने पौधा लगाया, बताओ गमले को जो पर्यावरण दिया वो कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि मानव द्वारा। खेत में किसान खेती कर रहा है और उसमें खाद पानी समय पर जो जरूरत होती है वो देता है, तो वो कैसा पर्यावरण? और जंगलों में पेड़ अपने आप बड़े हो रहे हैं, कोई खाद पानी देने जा रहा है क्या? उन्हें नहीं जा रहा, तो वो कैसा पर्यावरण वहां पे? नेचुरल। बात समझ में आ गया? तो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इस पर्यावरण के अलावा हमें अपना सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा रखना है, क्योंकि उसका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। पड़ता कि नहीं? अगर बच्चे को मानो गंदे लोगों के बीच में पाला जाए तो वो बच्चा भी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। नशेड़ी लोगों के बीच में कोई बच्चा पलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? नशेड़ी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। कौन हमारा मित्र है, वो मित्र क्या कर रहा है, क्या मित्र की आदतें हैं, उनका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हमको अपना कौन सा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट भी सही रखना है। बात समझ में आ गई? तो आप
नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात करें, तो आप सोशल एनवायरनमेंट की भी बात करें कि सोशल एनवायरनमेंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो पर्यावरण वो सब चीजें हैं जो आपके चारों इर्द गिर्द आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अब समस्याएं बहुत सारी है पर्यावरण की। अच्छा बताओ, दो समस्याएं बताओ, आपको क्या लगती है पर्यावरण की दो समस्याएं, कोई बताओ आज के पर्यावरण में कोई भी दो समस्या बताइए। गर्मी बढ़ रही है यानी ग्लोबल वार्मिंग, इस समस्या को क्या बोल दोगे आप? ग्लोबल वार्मिंग बोल दोगे। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित ये मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत बढ़ रही है। हाँ, दूसरी समस्या बताओ। पॉल्यूशन यानी कि आप कह सकते हो प्रदूषण, प्रदूषण बढ़ रहा है। अब वो प्रदूषण पानी में भी हो सकता है, आपके पर्यावरण के किसी भी घटक में हो सकता है, वो प्रदूषण वायु में भी हो सकता है, वो प्रदूषण मिट्टी में भी हो सकता है, वो प्रदूषण साउंड पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये भी एक पर्यावरण की समस्या है ना। और बताओ पर्यावरण की समस्याएं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये सब पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, सुना होगा आपने, है ना। ये सब क्या है? पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनका मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मनुष्य के रहन सहन, मनुष्य के स्वास्थ्य पर ये अपना प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये समस्या का विषय सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और सभी देश जो है वो प्रगति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब का वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, यानी कि उन सब का दोहन करने के साथ साथ उनको विकृत करते जा रहे हैं। अब पानी पीने के लिए होता है, पानी जीवन के लिए होता है, पानी स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उस पानी का हम बहुत दुरुपयोग करें, गाड़ियां भी धुलें, हम सड़कें धुल दें पानी से, ये भी करें वो भी करें, तो पानी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डाउन जाएगा, खत्म होता जाएगा। फिर पीने के लिए आपको आज 20 रुपए की बोतल मिलती है, यही बोतल जो है वो कुछ दिनों बाद 100 रुपए की मिलने लगेगी कि नहीं? क्योंकि पानी जिस चीज की डिमांड है और सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो कैसी हो जाएंगी? महंगी होती जाएंगी। फिर आप कहोगे महंगाई आ गई, है ना, इनकम इतनी है नहीं। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को हमको बचाना है, उनको हमको बर्बाद नहीं करना है। बात समझ में आ गया? एसी से निकलने वाला पानी आप फेंक देते होंगे या बह जाता होगा, कई घरों में देखा, आप उसको स्टोर करिए। स्टोर करने के उसका कई यूजेज में लिया जा सकता है। घर में पोंछा लगाना है, घर में साफ सफाई करनी है या कोई और काम वैसे करने हैं तो उस पानी का यूज कर लीजिए। अब वो पानी कहाँ से यूज करते हैं? आपने खट से नल खोला, बाल्टी भर ली और उससे आपने और काम किए अपने घरों के। अरे जो आपका एसी का पानी कलेक्ट हो रहा है आप उससे भी यूज कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं उसमें? लेकिन नहीं करता, एसी का पानी बहता रहता है। तो और उसके बदले अच्छा पानी आप यूज करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम अगर नित्य जीवन में पर डे ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे करें कि अगली पीढ़ी के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें, ठीक है, वो खत्म ना हो जाए कि हम ही खत्म कर दें तो हमारी संतानें क्या उनका करेंगी, फिर उनको कैसे मिलेगा वो। तो इसलिए हम उनका यूज इस प्रकार से करें कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी बने रहें, आगे की पीढ़ी के लिए भी क्या बने रहें। तो इसको एक टर्म दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आपका G20 सम्मेलन हुआ, उसमें भी ये मुद्दा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, हर देश से कही, पूरी दुनिया से कह रहे हैं लोग कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य पूरे करिए, ठीक है। अब समस्या जब ये सब जगह थी तो क्या हुआ, एक प्रश्न, आज हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, क्या हम पूछ सकते हैं कि पर्यावरण दिवस हम 5 जून को क्यों मनाते हैं? कौन बताएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस ही क्यों मनाया जाता है? 5 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? बेटा गलत बता रहे हो, बार बार उसको भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, सुनो आप। कोई जानता है? नहीं जानता ना, तो आप जानना चाहिए कि नहीं बताइए। आज के दिन हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। अब जैसे आपको मालूम दीपावली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, उसका कारण पता होगा, ठीक है। तो भाई जब पर्यावरण दिवस मना रहे हो तो पर्यावरण दिवस का भी तो कारण पता होना चाहिए, है ना। क्या हुआ कि
5 जून 1972 को, कब की बात बता रहा हूं, 5 जून सन 1972 को स्वीडन देश का नाम सुना आपने, उसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। क्या नाम है उसका? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में एक यूएन के कंट्रीज जो थी वहां पर इकट्ठी हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला ऐसा सम्मेलन आयोजित किया जो कि पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित था। ठीक है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे थे उन मुद्दों पर पहला इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस की गई, और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई थी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। बात समझ में आ गया? और ये जो सम्मेलन चला इसमें लगभग 122 देशों ने, यूएन कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। वहाँ के डेलीगेट्स जितने भी थे वो उस सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने अपने अपने यहाँ की समस्याओं को, पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दों पर परिचर्चा की और उस पर अपना ध्यान, दुनिया का ध्यान जो है केंद्रित किया कि पर्यावरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि लोकल स्तर पर, सभी स्तरों पर वो पर्यावरण जो है उसको नुकसान हो रहा है, कैसे उसको बचाया जाए। ठीक है, तो पहली ये समिट कहाँ पर हुई? पहला ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। कब हुआ था? 1972 में। 5 जून से लेकर 16 जून तक ये सम्मेलन चला। तो 5 जून से 16 दिन तक अगर हम कहें तो लगभग 10 से 11 दिन ये सम्मेलन चला। जितनी भी दुनिया के, हमने कहा कि 122 देश हैं, वहां पर सम्मिलित हुए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को और अपने अपने विचारों को वहां पर आदान प्रदान किया। इस सम्मेलन, ये पहला अपने आप में इस तरीके का सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों पर आधारित ये सम्मेलन था। ठीक है, तो इसीलिए हर 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि हर 5 जून को हम क्या मनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, कब से कब तक सम्मेलन चला? ये 5 जून से लेकर 16 जून तक। कब की बात है ये? 1972। कहां पर सम्मेलन हुआ? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी। इस सम्मेलन में लगभग कितने देशों ने भाग लिया? 122 देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में सभी देशों के लिए लगभग 26 क्या बनाए गए? सिद्धांत बना दिए गए, प्रिंसिपल्स बना दिए गए कि इन सिद्धांतों को हर देश फॉलो करेगा। ठीक है, जो भी इसके पार्टिसिपेशन में आए थे, जो भी पार्टिसिपेंट थे, जितने भी पार्टनर, जो भी सदस्य आए थे, उन सभी सदस्यों को वो 26 सिद्धांत जो है वो अपने अपने देशों में जाकर फॉलो करने होंगे। और वो ऐसे सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों में कहा गया था कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं सिद्धांतों में एक बात कही गई, एक टर्म आया पीओपी। क्या आया? पीओपी। पीओपी क्या है इसको समझो। पीओपी का मतलब है परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। क्या इसका मतलब है? परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसका मतलब हुआ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ऐसे कार्बनिक प्रदूषक जो परमानेंट हैं, यानी कि जो डिग्रेडेशन नहीं होता है जिनका, ठीक है, बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए, इनके उत्सर्जन को कम किया जाए हर देश। क्योंकि ये जो परमानेंट डिग्रेडेशन, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है क्या? है, जैव निम्नीकरण तो होता नहीं उसका। डाल दीजिए, आज से 5 साल बाद आप देखिए तो 5 साल बाद भी ऐसी मिलेगी। लेकिन आप छिलके हैं या अन्य चीज जो है वो अगर डाल दोगे तो कुछ दिनों बाद वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं? उनको खत्म कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये जो पीओपी हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि ये, इनका डिग्रेडेशन नेचुरली नहीं होता है। तो ये हमारे हेल्थ पर बहुत ज्यादा और बहुत वर्षों तक असर डालेंगे कि नहीं? तो ये कहा गया है इस सम्मेलन में कि ऐसे जो पीओपीज हैं, यानी कि जो आपके पॉप्स हैं, परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके उत्सर्जन को कम किया जाए। इनके उत्सर्जन को क्या किया जाए? कम किया जाए, या इनके उत्सर्जन को या इनके यूजेस को, इनके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिसमें एक डीडीटी भी था, डीडीटी। ठीक है, अब डीडीटी का भारत में प्रतिबंधित है ये,
डीडीटी का प्रयोग सिर्फ मलेरिया उन्मूलन मच्छरों के नियंत्रण के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है। अब हर जगह डीडीटी का प्रयोग नहीं हो, पहले घरों में छिड़कते रहते थे, और भी चीजों के लिए, पानी में भी शुद्ध करने के लिए डीडीटी वगैरह का यूज करते थे, अब इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। पॉलीथीन तो हम अपने यहाँ पे जाने कब से प्रतिबंधित कर रहे हैं, है ना, कुछ दिन अभियान चलता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हर नागरिक, हर युवा, हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए और समझ जाए कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली आगे की 7 पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है, ऐसी चीज है ये, तो अगर उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी आगे पीढ़ियों को हम कुछ देकर जाएंगे, वरना हम क्या दे रहे हैं अगली पीढ़ियों को, हम उनको प्रदूषण देते जा रहे हैं, उनको मारने की तैयारी पहले से करते जा रहे हैं। तो ये कहा गया इस सम्मेलन में कि ये जो पीपीज हैं इनकी संख्या थी 12, कितने लगभग थे 12, और इन 12 को कहा गया डर्टी डजन्स। क्या कहा गया? डर्टी डजन्स कहा गया। डर्टी का मतलब गंदे, और दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। तो आपसे पूछा जाए कि डर्टी डजन्स क्या है, तो डर्टी डजन्स क्या है आपके? ये 12 ऐसे प्रदूषक हैं जिनको स्टॉकहोम सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श किया, उनको नियंत्रित और इनको क्या करने का कहा गया, इनका उत्सर्जन कम करने के लिए कह दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इनको क्या कहा गया? डर्टी डजन्स कहा गया। पॉप्स का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मतलब समझ में आ गया? जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, है ना। हमारे चारों बहुत सारे प्रदूषक हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका अपने आप यानी कि प्राकृतिक रूप से वो खत्म नहीं होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो एक तो इस सम्मेलन की एक प्रमुख बात थी कि इनको नियंत्रण करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई भी नाभ की परीक्षण करेगा तो उसकी सूचना एक दूसरे को देकर और उसकी परिस्थितियां उन सब पर विचार करने के बाद ही वो परीक्षण कर सकता है ना। मानव पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम और कुछ सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित कर दिए गए। तो 26 सिद्धांत हैं और 109 सिफारिशें की गई थी। कितनी? 109 सिफारिशें की गई थी इस सिद्धांत में, जिनको आज तक फॉलो करते हैं। 5 जून 1972 को ये सम्मेलन हो गया। लोगों ने निर्णय लिया कि हाँ, हम अपने यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। ठीक 20 वर्ष बाद, अगर 20 साल जोड़ दो इसमें, सन कौन सी आ जाएगी बताओ? 92 में। तो 92 में जब हम इस 20वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो इस वर्षगांठ को, इस एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम सब लोग फिर से इकट्ठे हुए। कहां पर? ब्राजील की एक शहर है रियो। क्या नाम है? ब्राजील का एक शहर था रियो। तो इसलिए 1992 के इस सम्मेलन को कहा गया रियो सम्मेलन। क्या कहा गया? रियो सम्मेलन कहा गया। ये अपने आप में एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें पूरी पृथ्वी को सुरक्षित रखने का विचार करना था। तो इसीलिए इस रियो सम्मेलन को एक नाम और दिया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। याद रहेगी सन स्टॉकहोम सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ पर? 20वीं वर्षगांठ पर, 20th एनिवर्सरी वाले दिन, 20th एनिवर्सरी मनाने के लिए हम लोग कहाँ इकट्ठे हुए? रियो में। रियो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। और वहां पर सम्मेलन जो किया गया, उस सम्मेलन को हम किस नाम से और जानते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारे दुनिया में जो है वो इस पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होते रहते हैं। तो ये 5 जून का कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आएगा आपको। कहां से आया है? 5 जून सन 1972 को कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और स्टॉकहोम कहां पर है बताओ? किसकी राजधानी? स्वीडन की राजधानी है। और ये अपने आप में पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें विश्व पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करना था, है ना। और इस सम्मेलन के बाद एक संस्था बनाई गई जिसे UNEP नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये ऐसी संस्था है जो
जितने भी सहयोगी देश हैं उन सहयोगी देशों में एनवायरनमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन कराएगी और वहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, कंजर्व करने का जो है वो काम करेगी। तो उस संस्था का निर्माण किस सम्मेलन के बाद हुआ? तो हम कहेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन में एक और निर्णय लिया गया। क्या कर दिया गया कि यूएनईपी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने सिद्धांत, कितनी सिफारिशें? 109। 20वीं वर्षगांठ कहां पर हुई, किसके नाम से जानते हैं हम? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। रियो कहां पर है? ब्राजील में है। पॉप्स का मतलब क्या होता है? परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। कितने थे ये? 12, जिनको क्या कहा गया? डर्टी डजन कहा गया। क्या कहा गया? डर्टी डजन कहा गया। बात समझ में आ गया? जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसमें विषय रखा गया था, ये कहा गया कि लोग पृथ्वी पर अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी तो एक ही है ना। तो नुकसान, शरीर के किसी भी अंग में नुकसान हो, दर्द तो होगा, दर्द तो महसूस होगा कि नहीं। तो यही कहा गया, सबको ये कहा गया कि ऐसा मत सोचो कि आपको क्या मतलब, ठीक है। कोई भी देश ये ना कहे कि हमको क्या मतलब, वहां हो रहा होने दो, नहीं, कहीं भी कुछ होगा, नुकसान सबको होगा। तो इसकी जो थीम बनी थी इस कॉन्फ्रेंस की, इस सम्मेलन की जो थीम थी, जो विषय था, वो था केवल एक पृथ्वी। क्या था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ठीक है। अर्थ तो केवल एक ही है, अर्थ अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबको एक साथ मिलकर इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस होते रहती हैं। ऐसे ही आप जानते हैं, कौन बताएगा कि इसमें बताओ, हम लोग जो ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन की लेयर के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और ये 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जैसे स्टॉकहोम में हमने निर्णय लिया 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ऐसे ही एक और सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में। कहां पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था 1987 में। तो वो 16 सितंबर को हुआ था। उसमें ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसकी समस्या से संबंधित था, इसीलिए उसमें निर्णय लिया कि हर 16 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। बात समझ में आ गया? अब बताओ आज के लेक्चर से क्या सीखे? कुछ सीखे? कुछ परिवर्तन हुआ आप में? परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कैसा? जो हमारे अनुकूल हो। आप पर डे आए घर से यहां, तो ये सोच कर आइए कि आज हमारा जो ज्ञान इतना है उसमें कम से कम इतनी वृद्धि कर लें हम। अगर आप यहां आने के बाद भी ज्ञान आपका उतना ही रहा तो आप समझ लीजिए कि आज का दिन अपने जीवन का आपने व्यर्थ में गवा दिया, ठीक है। इसलिए पर डे हमको कुछ सीखना है, जीवन भर हमको सीखना है। ये लर्निंग वो प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ग्रोथ रुक जाती है लेकिन लर्निंग नहीं रुकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए पर डे ये सोच के आइए कि आज हम अपने ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी करेंगे। इस जुनून, इस जज्बे के साथ आओगे तो आपको पढ़ने में और तैयारी करने में मजा आएगा, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट अगर आप जीएस में पढ़ते हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रटते रहिए, अभी 2 महीने बाद भूल जाओगे आप, तो आपकी कहानी वहीं की वहीं बनी रहेगी। बात समझ में आ गई? तो दोस्त करिए कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे, अपने ज्ञान के सागर में 4 बूंद पर डे डालेंगे, ठीक है। कहीं से भी वो हमको मिले लेकिन हमको डालनी है, इस सागर को बड़ा करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे आज से। थैंक यू।